गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो टॉपिक का नाम था फ्लो एंड कंट्रोल। और फ्लो एंड कंट्रोल में हम लोग पहला नंबर टॉपिक स्टार्ट किए थे ईफ के बारे में। हम लोग पढ़ना चालू किए थे ईफ के बारे में, ईफ क्या होता है और ईफ कैसे काम करता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ईफ के बारे में देख चुके थे, जिसमें समझाए थे कि एक ईफ यदि सही हो तो उसका स्टेटमेंट दिखेगा, और जैसे ये ईफ गलत हुआ तो दूसरा ईफ का स्टेटमेंट ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे शो कर जाएगा। अब देखते हैं नया टर्म, दूसरा नंबर, जिसका नाम है इफ एल्स। दूसरा नंबर इफ एल्स, जिसको इफ एल्स भी कहा जाता है। इफ एल्स क्या होता है? जिस तरह हम लोग इफ के बारे में पढ़े हैं, टू कॉपी इफ को और आसान बनाने का काम कौन करता है? इफ एल्स करता है। मतलब इफ का जो सिचुएशन है, इफ का जो कहना है, उस इफ को और आसान बनाने का काम इफ एल्स करता है। अब कैसे करता है हम लोग ये जरा जानते हैं। तो इफ एल्स क्या कहता है, डिफिनेशन जानते हैं। वी कैन राइट द कंडीशन in if. We can write the condition in if. Then the if condition will be true. Then if a statement will be display, but when if condition will be false, if condition will be false, then else a statement will be automatically display। इसका मतलब जरा समझा जाए, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है और ये कैसे काम करता है। इफ को और आसान बनाने का काम इफ एल्स का होता है। अब इफ एल्स कैसे काम करता है जरा ये जानते हैं। वी कैन राइट द कंडीशन इन इफ। हम लोग सिंटैक्स के अनुसार समझेंगे। सिंटैक्स समझ में आएगा, ऑटोमेटिक डिफिनेशन क्लियर। पहले जान लीजिए इफ एल्स के बारे में, इफ एल्स कैसे काम करता है। तो इफ एल्स काम करने का मतलब ये होता है, यदि इफ का दिया गया कंडीशन सही होगा तो इफ का स्टेटमेंट ही रन करे, लेकिन जब इफ का नियम गलत हो जाएगा तो वो दूसरा इफ में ना जा करके वो ऑटोमेटिक किसमें चला जाएगा? एल्स में चला जाएगा। मतलब एल्स इसलिए रिप्रेजेंट करता है कि जहां दो इफ लगता था कि दोनों में हम लोग नियम लगाते थे, लेकिन अगर एक ही इफ लिखना है और दूसरा एल्स का प्रयोग करना है। जैसे डेफिनेशन के अनुसार समझिए, वी कैन राइट द कंडीशन इन इफ। इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, इफ के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं। दे द इफ कंडीशन विल बी ट्रू। यदि इफ का कंडीशन सही होता है, दे इफ स्टेटमेंट विल बी डिस्प्ले। तब इफ में दिया गया स्टेटमेंट कंप्यूटर पे शो करता है। इफ में दिया गया स्टेटमेंट कंप्यूटर पे शो करता है। बट लेकिन when if condition will be false, यदि
इफ का कंडीशन गलत हो जाए, यदि इफ का कंडीशन गलत हो जाए, देन इल्स स्टेटमेंट, तो इल्स में जो चीज लिखा हुआ रहता है, इल्स में जो स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, वही स्टेटमेंट कंप्यूटर पे खुद ब खुद क्या कर जाता है, दिख जाता है। अब जरा मतलब समझिए, एल्स में कभी भी कोई नियम नहीं लगता, एल्स निर्भर किस पे रहता है, इफ पे। एल्स निर्भर किस पे रहता है, इफ पे। यदि इफ का कंडीशन गलत हो जाए, यदि इफ का कंडीशन गलत हो जाए, तभी एल्स में जो लिखा हुआ चीज रहेगा वही कंप्यूटर पे शो करेगा। और यदि इफ सही हो जाए तो एल्स वाला रिजल्ट नहीं शो करेगा दोनों में एक ही। आसान कैसे हुआ इफ से, सो देखिए, उसमें दोनों जगह कंडीशन था। अगर दोनों जगह कंडीशन नहीं है, अगर कंडीशन मात्र एक जगह है, केवल किसमें, इफ में, मतलब इफ में कंडीशन अगर सही होगा तो इसका स्टेटमेंट दिखेगा। लेकिन जैसे ही इफ का नियम गलत हो जाए तो वो ऑटोमेटिक इसमें पहुंच जाएगा, इल्स में पहुंच जाएगा। और इल्स में जो दिया गया स्टेटमेंट रहेगा वही स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। मतलब याद रखना है, इफ के अंदर कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन सही होने पे स्टेटमेंट दिखाएगा, और यदि कंडीशन गलत हुआ तो ऑटोमेटिक इसमें पहुंचेगा, इल्स में पहुंचेगा। और इल्स में दिया गया स्टेटमेंट कंप्यूटर पे क्या करेगा, शो करेगा। तो लिख लीजिए पहले इसको, इसके बाद इसका एग्जांपल बताते हैं, उदाहरण। तो पहले लिख लीजिए, सब कोई लिख लिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। फॉर एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रोग्राम देख लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर, देन फाइंड पास और फेल। ध्यान रखिए, सेम क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी देख चुके थे, लेकिन कभी भी एग्जाम में अगर ऐसा प्रोग्राम आएगा तो कहीं लिखा हुआ नहीं रहता कि इफ का प्रयोग करिए कि इफ एल्स का प्रयोग करिए। आप दोनों आंसर को मिला के देखिए और दोनों को मिला के देखिए कि दोनों में आसान कौन है। आपको जो इजी लगा आप उसी से बनाइए। कभी कोई सिचुएशन नहीं रहेगा कि इफ से ही बनाना है कि इफ से बनाना है। आपको दोनों में जो बेहतर लगेगा, यही क्वेश्चन पीछे भी बता चुके हैं, तो पीछे से मिला के देखिए कि पीछे जो बताए हैं और अभी जो बनाने जा रहे हैं वो दोनों आंसर को मिला के देखिए और पता कीजिए दोनों में आपको आसान मेथड कौन सा लगा। तो आंसर देख रहे हैं, आंसर हर प्रोग्राम का शुरुआत हेडर फाइल से हैश इंक्लूड iostream.h, दूसरा नंबर हैश इंक्लूड conio.h, उसके बाद void main ब्रैकेट ओपन clr scr क्लियर स्क्रीन। हर प्रोग्राम में बोले थे कि ये 5 लाइन क्या रहता है, सेम रहता है। इंटीजर में एक वेरिएबल लेना है, कौन सा, a। मैसेज लिख दिए सी आउट इंटर 1, एक नंबर इंटर कीजिए। कितना नंबर इंटर कीजिए, एक नंबर इंटर कीजिए। सी, जो नंबर इंटर किए वो किसका मान हुआ, ए का मान। किसका मान हुआ, ए का मान। अब देखते हैं ई, यदि
पास फैल पता होगा सबको, पास फैल कितना से अधिक और कितना से कम, 33 से अधिक और बराबर तब पास, और 33 से कम तो फैल। एक अधिक ए का मान बड़ा हो या बराबर हो कितना का, 33 का, कितना का, 33 का, 33, तो रिजल्ट आंसर आएगा पास। इंडल का यूज कर सकते हैं, इंडल ना दे करके स्लैश एन का भी यूज कर सकते हैं, इंडल ब्रैकेट बंद। इल्स यदि ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये जो एल्स दिख रहा है ये एल्स तब काम करेगा जब ये इफ क्या हो, गलत हो। जब ये इफ काम करना बंद कर देगा तब कौन काम करेगा, एल्स काम करेगा। एल्स तब सी आंसर है। फिर इंडल गेट सी एच और प्रोग्राम क्या कर देंगे। इसका मतलब समझिएगा फिर से, पहले से क्या आसान हुआ, पहले a ग्रेटर देन इक्वल टू 33, a लेस देन इक्वल a लेस 33, दो सिचुएशन लिखते थे। अब दो लिखने का जरूरत नहीं, 5 लाइन का हेडर फाइल, इंटीजर में एक वेरिएबल ले लिए a, एक वेरिएबल ले लिए a, इंटर 1 नंबर, कितना नंबर इनपुट करना है, 1 नंबर इनपुट करना है। c जो नंबर इनपुट कीजिए वो किसका मान होगा, a का। a का मान यदि बड़ा होगा कितना से, 33 से, 33 से, तो रिजल्ट आएगा पास। अन्यथा यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो खुद ब खुद किस में पहुंच जाएगा, इल्स में। और क्या दिखा है, मतलब ये हो गया कि पहले जहां इफ लगता था दूसरा, वहां इफ ना लगा करके डायरेक्ट इसका यूज कर देना, एल्स का। और ये कंटिन्यू लिखना इसके नीचे। आप लोग भी क्या करते हैं नोट्स में, यहां तक तो लिख दिए, फिर आप लोग भी लाइन खींच करके इधर लिख देते हैं। ऐसा नहीं लिखना है, ये यहाँ स्पेस नहीं होने के कारण हम इधर लिख रहे हैं, तो आप लोग समझते नहीं है। आप लोग भी ऐसे ही लाइन खींच करके कॉलम बना के इधर लिख देते हैं, बहुत कोई का नोट्स में हम देखें। तो ऐसे नहीं करना है, इतना दूर लिखें, उसके बाद इसी के कंटिन्यू नीचे एल्स सी आउट है। समझ में आ रहा है। अगर a का मान 35 हो, सपोज कीजिए a का मान यदि 35 हो तो a का मान 33 से बड़ा, तो रिजल्ट पास आएगा। वही अगर 25 रहता तो इफ का नियम गलत हो गया, मतलब ये वाला नियम सही नहीं हुआ, तो वो किस में पहुंचता, एल्स में, और रिजल्ट क्या आ जाता है। तो इस तरीका से हम लोग चेक किए पास और फेल। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसी का दूसरा नंबर, इफ एल्स write a program to accept one number then find positive number and negative number। पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पता है ना, 0 से बड़ा और 0 से छोटा। जो संख्या 0 से बड़ा होगा वो पॉजिटिव और जो 0 से छोटा होगा वो नेगेटिव। तो सीखना है पॉजिटिव नंबर कैसे होगा, नेगेटिव नंबर कैसे होगा। तो समझ में आ रहा होगा क्या करना है, याद कीजिए पिछला मेथड आप लोग बना चुके हैं कॉपी में, उसी के अनुसार फिर इसको बनाना है नेगेटिव और पॉजिटिव को। तो फिर से 5 लाइन सेम होगा, इंटर 1 नंबर a का मान कितना से अधिक होगा, 0 से अधिक होगा, तो जहां पास है वहां पे लिखाएगा पॉजिटिव नंबर, और एल्स जहां पे फैल है वहां क्या लिख देंगे, नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि आप जो भी संख्या इनपुट करते हैं 0 से बड़ा होता है तो पॉजिटिव, 0 से छोटा होता है तो नेगेटिव। देखिए किसी स्टूडेंट का वो जब प्रोग्राम रन करवा रहे थे मोबाइल पे या लैपटॉप पे, तो बोले सर आंसर में प्रॉब्लम हो रहा है कि पता नहीं चल रहा नेगेटिव कब हो रहा है पॉजिटिव कब हो रहा है। तो उसका भी एक उपाय है बहुत साधारण सा। वो स्टूडेंट क्या कर रहे थे,
आपको पता होना चाहिए इंटीजर का रेंज। रेंज समझाए थे कहां से लेकर कहां तक। मान लीजिए कैपेसिटी 72,767 हाईएस्ट है। अब आप संख्या जो लीजिएगा माइनस में 5, 3, 6, 7, 8 ऐसा ले लीजिएगा। अब ऐसा होने के बावजूद ये नेगेटिव नंबर है, लेकिन आंसर चेक कीजिएगा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि ये गार्बेज वैल्यू, ये इसके रेंज से ज्यादा है, जिसको ये कंटेन ही नहीं कर पा रहा है कि ये नंबर है ही क्या। तो जब तक वो नंबर समझ ही नहीं पा रहा है तो आंसर कुछ भी दिखा सकता है, और वो आंसर किसी नियम से बिलोंग नहीं करता। मतलब उस आंसर को कहते हैं गार्बेज वैल्यू। और गार्बेज वैल्यू आंसर तब नजर आता है जब हम लोग रेंज से बड़ा संख्या ले लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव ले चाहे वो पॉजिटिव ले। लेकिन जैसे ही रेंज से संख्या बड़ा होगा तो उसका काम करने का रिजल्ट जो होगा, आंसर जो होगा, वो हमेशा गलत दिखाएगा। इसीलिए ध्यान रखना आपको कि जब भी एग्जांपल लीजिए, उदाहरण समझने के लिए, तो नंबर छोटा लीजिए। हम आपको प्रैक्टिकल भी दिखा देंगे, प्रैक्टिकल में रन करवा के भी दिखाएंगे कि ये सब का रिजल्ट कैसे आप चेक करिए, कैसे आप रिजल्ट पता करिए, वो भी हम आपको वीडियो में ही 1 बाय 1 शो करवा देंगे। अब समझते हैं, ये सब तो था पुराना क्वेश्चन। अब आते हैं नया क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है ना? कैसे पढ़, क्या क्या बता रहे, समझ में आ रहा है, पता चल रहा है सबको? अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट वन नंबर देन फाइंड, अब इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इवन ऑड समझते हैं? इवन ऑड, इवन संख्या और ऑड संख्या, वैसा संख्या जो 2 से कटता हो और वैसा संख्या जो 2 से नहीं कटता हो। मतलब कह सकते हैं डिविजिबल बाय 2 और नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से कटने वाला संख्या और 2 से नहीं कटने वाला संख्या। तो अबर जानना है इसी के बारे में, इवन और ऑड। तो इवन ऑड अगर हम बोल दिए, एक नंबर है 17, एक नंबर है 22, कैसे पता चलेगा आपको कि कौन 2 से कट रहा है, कौन 2 से नहीं कट रहा है? मान लीजिए इसको भी भागा दिए 2 से, इसको भी भागा दिए 2 से। 17 को 2 से भाग दिए, कितना बार? 8.5, ऐसा सब कुछ कर दिए। 8 गुना 16, पॉइंट बना गया। 22 को 2 से भागा दिए 11, कैसे पता चलेगा कौन इवन कौन ऑड? तो इसके लिए भाग तो देना है, लेकिन भागफल नहीं पता करना, हमको पता करना है इसका शेषफल। क्या पता करना है इसका? शेषफल। शेषफल समझ रहे हैं ना? रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए चिन्ह कौन सा था? आप ही से पूछ रहे हैं, कौन सा चिन्ह था? याद कीजिए, परसेंटेज। इतना जल्दी भूल जाइएगा। परसेंटेज, इसका मतलब था रिमाइंडर, शेषफल। तो समझिए जरा, 17 परसेंटेज 2, 22 परसेंटेज 2। अब परसेंटेज का मतलब समझिए, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब है 17 परसेंटेज 2। 17 को भाग दीजिए 2 से, 17 को भाग दीजिए 2 से और पता कीजिए कितना बच रहा। मतलब 17 भागा 2, 8 गुना 16, बचा कितना? 1। 22 को भी भागा दीजिए 2 से, 11 गुना 22, शेषफल कितना बचा? 0। तो बस यहाँ याद रखना है, शेषफल 0 और 1। जहां शेषफल 1 बचा
जहां शेषफल 1 बचा ऑड नंबर, और जहां शेषफल 0 बचा इवन नंबर। तो क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, ध्यान है सबका। 5 लाइन का हेडर फाइल, इंटीजर में एक वेरिएबल a, इंटर 1 नंबर, कौन सा नंबर ले लिए, a ग्रेटर देन यहां नहीं होगा, यहां क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मतलब क्या हो गया, शेषफल, रिमाइंडर 2 इक्वल टू 0। याद है सबको, 2 बार इक्वल टू क्यों डालते हैं, 2 बार इक्वल टू डालने का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, तुलना करना, कंपेयर करना, बराबर करना, एक दूसरे को आपस में मिला के देखना कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। a परसेंटेज टू इक्वल टू 0, ये जितना आएगा यदि वो 0 के बराबर हुआ तो पॉजिटिव नंबर के जगह पे दिखाएगा इवन, क्या दिखाएगा, इवन नंबर। और दूसरा तो सोचना ही नहीं है, दूसरा सबसे आसान, कोई नियम तो लगाना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दूसरा कौन चला जाएगा, एल्स। ऐसा यदि नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक ऐसा, हाँ चाहे ना, अगर ये हाँ है तो ये ना होगा, और अगर ये ना है तो ये ऑटोमेटिक हाँ होगा। उसी प्रकार यहाँ नेगेटिव नंबर ना हो करके ऑटोमेटिक क्या होगा, ऑड नंबर। जरा एग्जांपल समझ, बोलिए सर कैसे कैसे बना दे रहे हैं सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो प्रोग्राम को समझने का कोशिश कीजिए। बेसिक लाइन, 5 लाइन सेम, इंटीजर में a एक नंबर, नंबर सपोज कर लीजिए 25 है, 25 जो है वो किसका मान है, a का मान। a परसेंटेज टू इक्वल टू 0 का मतलब समझिए, 25 को 2 से भाग दीजिए, 12 गुना 24, बचा कितना, 1 जो आया वो इधर आया, 1 को तुलना कीजिए 0 से बराबर है कि नहीं, तो 1 बराबर 0, 1 इक्वल टू 0, तो 1 और 0 एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो if क्या हुआ, गलत हुआ, और जैसे ही if गलत हुआ तो ऑटोमेटिक किसमें पहुंचा, else में, और else में क्या दिया हो, ऑड नंबर। तो कंप्यूटर पे आंसर आ जाएगा कि आप जो 25 डाले हैं उसका परिणाम क्या है, ऑड नंबर। क्या है परिणाम, ऑड नंबर। अगर यही 25 की जगह 30 रखते तो 30 को भाग देते 2 से, 15 गुना 30, शेषफल क्या बचता, 0। जैसे ही 0 बचता तो ये 0 और ये 0 एक दूसरे से कंपेयर होता, और यहाँ 0 और यहाँ 0 बराबर हो जाता, और जैसे ही बराबर हो जाता आंसर क्या आ जाता, इवन। क्या आ जाता, इवन नंबर, और इल्स का कोई काम नहीं होता। समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए भी दे रहे हैं, चौथा नंबर, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 ईयर नहीं, 1 एज, 1 एज। अगर क्या इनपुट करना है, एज, या एज छोड़ करके भी एज के आगे दूसरा बता दिया, ईयर। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 ईयर, देन फाइंड लीप ईयर और नॉट लीप। समझते हैं लीप ईयर नॉट लीप ईयर, ये भी बताना पड़ेगा आप लोग। लीप ईयर नॉट लीप ईयर नॉट लीप ईयर, वैसा ईयर जो 4 से कट जाता, मतलब वो साल जिसको 4 से भाग देने पे पूरी तरीका से कट जाए, वो लीप ईयर। और जो 4 से पूरी तरीका से ना कटे वो नॉट लीप ईयर। करना क्या है, आपको बनाना है, बना के व्हाट्सएप भी करना। आप लोग तो ऐसा लगता है कि पढ़ा तो देते हैं लेकिन आप लोग तो पढ़ते ही नहीं है।
होमवर्क देखते वीडियो 1000 है, भेजते 100 भी नहीं। अब आप लोग ही बताइए कैसे पढ़ाएंगे। अब तो कुछ दिन के बाद वीडियो लाइव होगा, टाइम डिसाइड हो गया 5 बजे, लेकिन अब डिसाइड करना है डेट का कि आप लोग कितना एक्टिव रहते हैं। शाम 5 बजे लाइव क्लास, शाम 5 बजे चलेगा। देखते हैं 5 बजे कितना कोई एक्टिव रहते हैं क्लास करने के लिए। अब ध्यान रखिए, लीप ईयर नॉट लीप ईयर, व्हाट्सएप नंबर तो है सबके पास, ये सब आप कमेंट में टाइप नहीं कर सकते, कॉपी में बनाइए और फोटो खींच करके हमको भेजिए। तब कुछ रिस्पांस आने पे हम फिर अपना और क्लासेस 1 बाय 1 अपलोड करते जाएंगे, वीडियो डालते चले जाएंगे। तो समझ लीजिए, इंट में ही रखिएगा, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, बस इंटर 1 नंबर की जगह इंटर 1 ईयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? इंटर 1 ईयर, इंटर 1 ईयर। दिख रहा वीडियो? इंटर 1 ईयर, इंटर 1 ईयर, इंटर 1 ईयर। सीन में ए कर दीजिएगा, ए को जहां 2 से भाग दिए वहां 4 से भाग दीजिए। कितना भाग? 4 से। अगर 4 से कट गया पूरी तरीके से तो क्या आ जाएगा? लीप ईयर। और जो 4 से नहीं कटेगा वो क्या हो जाएगा? नॉट लीप ईयर। ये कोई परफेक्ट रूल नहीं है, इसका बहुत सारा अलग अलग नियम है, लेकिन फिलहाल जानने के लिए कि जैसे 2018, अब चेक करना है 2018 लीप ईयर है कि नॉट लीप ईयर। 4 से भाग दे दीजिए, 4 से पूरा कट गया तो समझ जाइए लीप ईयर है, और नहीं कटा तो क्या समझ जाइए? नॉट लीप ईयर। बस यही ध्यान रखना। और 4 साल में एक बार आता है, इसलिए कितना से भाग देते? 4 से भाग देते। एक क्वेश्चन हो गया ये, और एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए। घर में रहते हैं, अभी तो घर में ही कुछ बनाइए, थोड़ा पढ़िए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 1 एज, पिछला जैसा एज, कोई एज इनपुट करना है। देन फाइंड कॉल फॉर वोट, इसको एलिजिबल फॉर वोटिंग कर सकते हैं, और नॉट कॉल फॉर वोट। बहुत आसान है, एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। वोट देने के योग्य और वोट देने के जो योग्य नहीं। तो हम लोग देखते हैं जनरली इलेक्शन वगैरह होता है तो वोट देना पड़ता है, वोट देने भी जाते हैं, लेकिन वोट देने के लिए एक आयु तय किया गया है, एज लिमिट किया गया है, कितना ही एज वाले लोग वोट दे सकते हैं। तो उसी के बारे में क्वेश्चन। कॉल फॉर वोट और नॉट कॉल फॉर वोट का मतलब है एक एज इनपुट कीजिए और पता कीजिए कौन वोट दे सकता है और कौन वोट नहीं दे सकता। तो बस एक ही इसमें लगाना है, दूसरा तो इज ऑटोमेटिक। एक का आंसर होगा कॉल फॉर वोट, कॉल फॉर वोट। एक का आंसर होगा नॉट कॉल फॉर वोट। आंसर तो देखिएगा, एक नंबर इनपुट में ए करना है, मतलब सीन करना है ए को, ठीक है। ए पति ए का मान बड़ा हुआ या बराबर हुआ कितना से? 18। आपको पता होना चाहिए जिस व्यक्ति का एज 18 के बराबर या 18 से अधिक हो जाए वो वोट दे सकता है, और 18 से अधिक नहीं हो वो वोट नहीं दे सकता। तो सही लिखना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू कॉल फॉर वोट, और इल्स यदि ऐसा नहीं हुआ तो नॉट कॉल फॉर। ध्यान तक समझ में आ रहा है? तो ये दोनों का आंसर व्हाट्सएप पे, नंबर तो सबको पता ही है, ग्रुप में तो जुड़े हुए हैं। पर्सनल नंबर मेरा, पर्सनल नंबर पे मैसेज कीजिए। और अगर कोई डॉट भी होता है, बहुत कोई पूछ रहे थे सर लाइव कब आइएगा, लाइव कब आइएगा, क्योंकि होता लाइव में अभी जैसे वीडियो तो डाल दे रहे हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं को कुछ ना कुछ डॉट जरूर होता होगा। तो लाइव हो जाने के बाद आप डॉट भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन लाइव होने आपको उस टाइम पे एक्टिव रहना होगा, पूरा क्लासेस उस टाइम पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी लाइव का हम डेट फिक्स करेंगे ग्रुप में नोटिस कर देंगे कि कब लाइव आ रहे हैं, और जो भी डॉट होगा आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, हम उसका सॉल्यूशन 1 बाय 1 लाइव में ही आपको बताते चले जाएंगे। और अभी जितना भी अगर प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, और व्हाट्सएप पे आपको हम आंसर बता देंगे, और ये सभी का आंसर आप व्हाट्सएप पे भेजिए। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में